दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज से 13 साल पहले यानी साल 2008 में दुनिया एक भयंकर फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी, जिसके चलते न सिर्फ कई बड़ी बड़ी कंपनीज बैंकरप्ट हो गई थी, बल्कि साथ ही लाखों करोड़ों लोग अपनी नौकरी खो बैठे थे। और ये सिर्फ किसी एक कंट्री में नहीं हुआ था, बल्कि इस क्राइसिस ने पूरे वर्ल्ड की कमर तोड़ दी थी। और यहाँ तक कि अमेरिका जैसा देश इस क्राइसिस को सर्वाइव नहीं कर पाया था। इनफैक्ट इसकी शुरुआत ही अमेरिका से हुई थी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुनिया पर यह फाइनेंशियल क्राइसिस आखिर क्यों और कैसे आया था, और अमेरिकन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस कंपनी AIG का इस पूरे मामले में क्या रोल था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये फाइनेंशियल क्राइसिस साल 2007 से 2008 के बीच दुनिया के सामने आया था, लेकिन इसकी शुरुआत करीब 10 साल पहले यानी लेट 90s में ही हो गई थी। दरअसल लेट 90s और अर्ली 2000 में अमेरिका के अंदर .com क्रैश और आतंकवादी हमले जैसी बड़ी घटनाएं हुई, जिनका वहां की इकोनॉमी पर बहुत गहरा असर पड़ा। और इसी वजह से अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, ताकि मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन रह सके। यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट को कई बार घटाकर 6.5 से 1.75% पर ले आया था। और इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत से लोगों ने अपनी अलग अलग जरूरतें जैसे कार, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेनली घर के लिए लोन लेना शुरू कर दिया। और चूंकि इंटरेस्ट रेट हद से ज़्यादा कम था, इसलिए जो लोग अपनी लो इनकम और ख़राब क्रेडिट स्कोर के चलते लोन के लिए एलिजिबल नहीं भी थे, वो लोग भी बैंक्स के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। देखा जाए तो सही मायनों में उन लोगों को लोन नहीं मिलना चाहिए, लेकिन बैंक्स ने लालच में आकर सभी लोगों को मॉर्गेज पर लोन देना शुरू कर दिया। दोस्तों, यहाँ हम आपको मॉर्गेज के बारे में बताना चाहेंगे। मॉर्गेज बैंक और लोन लेने वाले व्यक्ति के बीच एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके अनुसार अगर लोन लेने वाला व्यक्ति लोन को नहीं चुका पाता है, तो मॉर्गेज की मदद से बैंक अपना पैसा उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को बेचकर वसूल कर सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, उस वक्त अमेरिकन बैंक्स उनको भी आसानी से लोन दे रही थी, जिसके पास ना तो कोई स्टेबल इनकम सोर्स था और ना ही कोई बहुत अच्छा क्रेडिट स्कोर। दोस्तों, इस तरह के होम लोन को सब प्राइम मॉर्गेज कहते हैं, जिसमें डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, बैंक को इस रिस्क के बारे में अच्छी तरह मालूम था, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर डिफॉल्ट की स्थिति बनी तो वे अपना पैसा डिफॉल्टर्स की प्रॉपर्टी को बेचकर वसूल कर लेंगे। अब चूंकि बैंक बहुत ज़्यादा लोगों को लोन दे रहे थे, तो ऐसे में उन्हें लिक्विडिटी प्रॉब्लम यानी कैश का दिक्कत होने लगा। और इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए बैंक्स को कोलेटरलाइज्ड डेब्ट ऑब्लिगेशन यानी CDO की मदद लेनी पड़ी। दरअसल ऐसी सिचुएशन में जब बैंक्स को लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो वे अपने पास मौजूद हजारों मॉर्गेजेस का बंडल बनाकर उन्हें सिंगल बॉन्ड के रूप में दूसरी पार्टी जैसे इन्वेस्टर्स, कारपोरेशन, इंश्योरेंस कंपनी और पेंशन फंड्स को बेच देते हैं, जिसके बदले में बैंक्स को उन दूसरी पार्टीज से कैश मिल जाता है और इससे उनकी लिक्विडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और दोस्तों, बैंक जो इन मॉर्गेजेस के बॉन्ड को सेल करते हैं, उसी को CDO कहा जाता है, मतलब कि कोलेटरलाइज्ड डेब्ट ऑब्लिगेशन। और ये थर्ड पार्टीज इन CDOs को इसलिए खरीदती हैं क्योंकि लोन लेने वाला व्यक्ति इंटरेस्ट के साथ अपना पूरा लोन इन्हीं थर्ड पार्टीज को चुकाता है और इसमें इन्हें अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स, इन CDOs के डिफॉल्ट होने के चांसेस भी ना के बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये थी कि बैंक्स द्वारा बनाए गए उन CDOs में सब प्राइम मॉर्गेजेस की संख्या बहुत ज़्यादा थी, और जैसा कि हमने आपको बताया कि सब प्राइम मॉर्गेजेस के डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में भला कोई भी थर्ड पार्टी इस रिस्क को क्यों लेना चाहेगी। और इसलिए इस रिस्क को खत्म करने के लिए अमेरिका की मल्टीनेशनल फाइनेंस एंड इंश्योरेंस कंपनी AIG अपनी एक स्पेशल इंश्योरेंस पॉलिसी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप यानी CDS को लेकर आई, जिसे आगे चलकर इस फाइनेंशियल क्राइसिस का सबसे अहम वजह माना गया। दोस्तों, यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस समय AIG अमेरिका की सबसे बड़ी और रेप्यूटेड इंश्योरेंस कंपनी थी, जिसका बिजनेस 80 से ज़्यादा देशों में फैला हुआ था। अब AIG ने क्या किया कि उसने उन रिस्की CDOs पर इंश्योरेंस देना शुरू कर दिया, यानी कोई भी CDO अगर डिफॉल्ट होगा तो उस सिचुएशन में AIG उसका पूरा नुकसान खुद चुकाएगी। दोस्तों, AIG की इस इंश्योरेंस पॉलिसी को क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप यानी CDS का नाम दिया गया था। अब चूंकि AIG जैसी बड़ी व रेप्यूटेड कंपनी CDOs को इंश्योर कर रही थी, तो ऐसे में सब प्राइम मॉर्गेजेस होने के बावजूद भी उन CDOs से सभी तरह का रिस्क खत्म हो गया। और जब रिस्क ही नहीं रहा, तो बहुत सी थर्ड पार्टी कंपनी, जिसमें अमेरिका ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के इन्वेस्टर्स, इंश्योरेंस कंपनीज व कारपोरेशन भी शामिल थे, उन सभी ने अपने प्रॉफिट के लिए इन CDOs को खरीदना शुरू कर दिया। और दोस्तों, ये CDS पॉलिसी बेचना AIG के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ, जहां कुछ ही सालों में उन्होंने सिर्फ इस इंश्योरेंस पॉलिसी से अरबों डॉलर्स कमा लिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुआ कि AIG कंपनी अब इस प्रॉफिट को देखकर लालची हो गई थी।
और लालच में उसने कुछ ऐसा कर दिया जिसने इस फाइनेंशियल क्राइसिस को बद से बदतर बना दिया। दरअसल जब कोई भी कंपनी अपना इंश्योरेंस बेचती है तो इंश्योरेंस को चुकाने के लिए उनके पास उतने फंड्स या असेट होने चाहिए, लेकिन AIG के पास इतने फंड्स थे ही नहीं। असल में प्रीवियस डेटा के बेसिस पर AIG को ये भरोसा था कि उन्हें इंश्योरेंस के पैसे चुकाने की जरूरत कभी पड़ेगी ही नहीं, और इस तरह बैंक भी AIG के भरोसे बेफिक्र होकर लगातार कई सालों तक लोगों को कम इंटरेस्ट पर लोन देते रहे, जिससे अमेरिका में हाउसिंग मार्केट के प्राइस जमीन से आसमान तक पहुंच गए। अब दोस्तों यहाँ तक अगर देखें तो आम नागरिकों से लेकर AIG तक इस मामले में इन्वॉल्व सभी पार्टीज अच्छा खासा पैसा कमा रही थी, लेकिन असल में ये प्रॉफिट सिर्फ एक बबल था जो किसी भी समय फट सकता था, और आखिरकार साल 2006 में इसके फटने की शुरुआत भी हो गई। असल में हुआ ये कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट को 1.75 से बढ़ाकर 5.2% कर दिया। दोस्तों इस इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से लोन लेने वाले सभी लोगों पर बहुत गहरा असर पड़ा, लेकिन इससे सबसे ज्यादा प्रभावित वो लोग हुए जिनकी गिनती सब प्राइम मॉर्गेजेस में थी, क्योंकि उन लोगों की इनकम इतनी थी ही नहीं कि वो इस लोन पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट चुका सके। और इसका नतीजा ये हुआ कि उन लोगों ने डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे इन डिफॉल्टर्स की गिनती बढ़ती गई वैसे वैसे इन मॉर्गेजेस से बने CDOs की वैल्यू भी नीचे आने लगी, क्योंकि लोगों के मॉर्गेज डिफॉल्ट करने की वजह से मार्केट में उन CDOs की वैल्यू खत्म हो गई जो बैंक थर्ड पार्टीज को बेचकर उनसे पैसे लेती थी और वही पैसे लोगों को लोन के रूप में दे देती थी। ऐसी सिचुएशन में बैंक्स ने डिफॉल्टर्स के घरों को बेचना शुरू कर दिया, जिससे हाउसिंग मार्केट में घरों की सप्लाई डिमांड से कई गुना ज्यादा बढ़ गई, और इसका नतीजा ये हुआ कि जिन घरों की कीमतें कुछ समय पहले आसमान छू रही थी वो एक ही झटके में जमीन पर आ गिरी। और जब घरों की वैल्यू लोन अमाउंट से भी कम हो गई तो ऐसे में उन लोगों ने भी डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया जिनकी गिनती प्राइम मॉर्गेजेस में थी, यानी जो लोग आराम से लोन को चुका सकते थे। दोस्तों अमेरिका के हाउसिंग मार्केट का इस तरह क्रैश होना सभी बैंक्स और CDOs खरीदने वाली थर्ड पार्टीज के लिए एक चिंता का विषय था, लेकिन फिर भी उन्हें ये तसल्ली थी कि उन्होंने अपने CDOs को AIG की CDS पॉलिसी से इंश्योर करवाया हुआ है और इंश्योरेंस से मिलने वाले पैसों से वो अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। लेकिन हमने आपको पहले ही बताया कि AIG के पास इतने फंड्स थे ही नहीं कि वो सभी CDOs के इंश्योरेंस का पैसा चुका सके, और इसीलिए AIG जितना पैसा चुका सकती थी उसने चुकाया। उसके बाद 15 सितंबर 2008 के दिन AIG का सारा पैसा खत्म हो गया, और उसी दिन अमेरिका के सबसे पुराने बैंक्स में शुमार किए जाने वाला लेहमन ब्रदर्स बैंक भी बैंकरप्ट हो गया। और इस तरह देखते ही देखते ये सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में बदल गया। और चूंकि उन CDOs में दुनिया भर के इन्वेस्टर्स, इंश्योरेंस कंपनीज व कारपोरेशन ने इन्वेस्ट किया हुआ था, इसलिए इस फाइनेंशियल क्राइसिस का असर सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिला। और इस क्राइसिस की वजह से दुनिया भर में जो मंदी आई उसे दी ग्रेट रिसेशन का नाम दिया गया। दोस्तों फंड्स खत्म होने की वजह से AIG पर भी बैंकरप्ट होने का खतरा था। असल में दुनिया भर के ना जाने कितने बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी किसी न किसी तरीके से AIG के साथ जुड़े हुए थे, और ये बात फेडरल रिजर्व भी जानता था कि अगर AIG बैंकरप्ट हो गई तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस और भी कहीं ज्यादा भयानक रूप ले लेगा, और इसीलिए AIG को बचाने के लिए फेडरल रिजर्व को आगे आना पड़ा। दोस्तों फेडरल रिजर्व ने AIG को $85 बिलियन का बड़ा लोन दिया था, और इसके बदले में उन्होंने कंपनी के 80% इक्विटी स्टेक्स एक्वायर कर लिए, और इस तरह कंपनी का पूरा कंट्रोल अमेरिकन गवर्नमेंट के हाथों में आ गया। जिसके बाद उन्होंने सबसे पहले अमेरिकन बिजनेसमैन एडवर्ड लीडी को AIG का नया CEO बनाकर कंपनी की लीडरशिप को चेंज किया। इसके बाद फेडरल रिजर्व को और भी बहुत से खर्चे करने पड़े, जिसमें AIG पर हुए बड़े बड़े मुकदमों को सेटल करने का अमाउंट भी शामिल था। इस तरह AIG को डूबने से बचाने के लिए फेडरल रिजर्व को कुल मिलाकर $122 बिलियन का खर्चा करना पड़ा। इसके बाद धीरे धीरे AIG की गाड़ी फिर से पटरी पर लौटी, और आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2012 में AIG ने ऐसा रिकवर किया कि फेडरल रिजर्व ने AIG के स्टेक को $22 बिलियन की प्रॉफिट पर बेचा। दोस्तों इस फाइनेंशियल क्राइसिस को हुए 13 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इसे इतिहास के सबसे बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में गिना जाता है। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।